नमस्कार। आज हम एक बेहद प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, एकहार्ट टोले की अभी की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। हमारे पास इसका एक सार है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझें और देखें कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारा ज्यादातर दुख या तो गुजरे हुए कल को लेकर है या फिर आने वाले कल की चिंता। ये किताब कुछ इसी आइडिया पर टिकी है, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। किताब का एक बड़ा दावा ये है कि ये जो मनोवैज्ञानिक समय, मतलब हम या तो अतीत में खोए रहते हैं, पछताते हैं, या फिर भविष्य के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, और हमारा अहंकार, जिसे ईगो कहते हैं, यही हमारे दुख का असली कारण है। हाँ, बिल्कुल। और अहंकार से उनका मतलब है जब हमारा मन खुद को अपने विचारों से, अपनी यादों से या समाज में जो हमारी भूमिकाएं हैं उनसे पूरी तरह जोड़ लेता है। जैसे कि मैं अपनी नौकरी हूँ या मैं अपनी ये परेशानी हूँ। सही। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे ये अहंकार एक तरह की झूठी पहचान, एक फॉल्स सेल्फ बना लेता है। और ये वो मैं होता है जो हमेशा डरा हुआ, असुरक्षित सा रहता है। इसी से फिर डर, पछतावा, चिंता ये सब पैदा होते हैं। टोले के हिसाब से असली शांति, वो सुकून, वो सिर्फ अभी में मिलता है, वर्तमान क्षण में, जो इस झूठी पहचान और समय की सोच से मतलब बिल्कुल परे है। अच्छा, तो अगर समस्या ये अहंकार और इस तरह समय में जीना है, तो फिर समाधान क्या है? टोले क्या रास्ता बताते हैं? रास्ता है वर्तमान की शक्ति को पहचानना। किताब का सार यही है कि असलियत में सिर्फ अभी, द नाउ ही है जो सच में मौजूद है। गुजरा हुआ कल वो तो याद है, आने वाला कल वो बस एक ख्याल है। तो उपाय है मौजूदगी, प्रेजेंस, उसे विकसित करना। मतलब पूरी तरह से जागरूक होना वर्तमान पल के प्रति। बस होना उस पल में। हाँ, बस होना। ये हमें अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बस देखने की क्षमता देता है, बिना उनमें बहे। इससे एक अंदरूनी शांति और स्पष्टता आती है। किताब में एक और चीज का जिक्र है, पेन बॉडी। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या चीज है? हाँ, पेन बॉडी, ये टोले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर अतीत के अनसुलझे जमा हुए भावनात्मक दर्द का एक बोझ है। भावनात्मक बोझ? हाँ, जैसे पुराने दुखों, तकलीफों, गुस्से का एक बादल सा है हमारे अंदर। और जब मौका मिलता है ये एक्टिव हो जाता है और फिर ये नकारात्मकता बनकर बरसता है, हमारी भावनाओं को भड़काता है, रिएक्शन करवाता है। अच्छा। तो इसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टोले कहते हैं कि जब हम इसे होशपूर्वक देखते हैं, जागरूकता से, तो इसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारा अतीत, उसका बोझ हमारे आज को, हमारे वर्तमान को खराब करता रहता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि कई बार लगता है ना कि हम बेवजह ही चिड़चिड़े हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। शायद वो पेन बॉडी ही एक्टिवेट हो जाती होगी उस वक्त। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किताब में समर्पण, सरेंडर और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की भी बात कही गई है। अब इसका मतलब क्या है? क्या ये है कि भाई हार मान लो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। समर्पण का मतलब लाचारी या हार मानना नहीं है। इसका मतलब है जो हो रहा है, जो स्थिति है, उसे अंदर से स्वीकार करना, उससे लड़ना बंद करना। अंदर से लड़ना बंद करना। हाँ, जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं उनके प्रति जो हमारा अंदरूनी प्रतिरोध होता है उसे छोड़ देना। उस पल की जो सच्चाई है उसे देखना। ये कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि असल में जब हम परिस्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और उस शांति में हम ज्यादा समझदारी से, ज्यादा बुद्धिमानी से कदम उठा पाते हैं। अच्छा। तो टोले कहते हैं कि स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि आप बदलाव की कोशिश छोड़ दें, बल्कि ये है कि स्वीकृति आपको वो स्पष्टता देती है जो सही एक्शन लेने के लिए जरूरी है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है, तो उसे भी हम स्वीकार कर लें, चुपचाप सह लें? नहीं, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और टोले इसका जवाब देते हैं। उनके अनुसार स्वीकृति का मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी गलत स्थिति को पसंद कर रहे हैं या आप उसे बदलेंगे नहीं। स्वीकृति का मतलब है उस क्षण की वास्तविकता को स्वीकार करना। मतलब हाँ, अभी स्थिति ऐसी है, बिना अंदरूनी लड़ाई के। इस स्वीकृति से, जैसा मैंने कहा, शांति और स्पष्टता मिलती है और फिर आप तय कर सकते हैं कि अगला सही कदम क्या होना चाहिए, चाहे वो कदम उस स्थिति को बदलना ही क्यों ना हो।
बिना अंदरूनी विरोध के जो एक्शन लिया जाता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। समझ गई। तो ये असल में एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, बजाय इसके कि हम अंदर ही अंदर लड़ते रहें। बिल्कुल। क्या किताब में मौजूदगी बढ़ाने के, मतलब प्रेजेंस बढ़ाने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं, कुछ टिप्स? हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत सरल लेकिन गहरे तरीके हैं। जैसे एक है अपने विचारों को आते जाते देखना, जैसे वो बादल हों आसमान में, बिना उनसे खुद को जोड़े, बिना उनमें उलझे। दूसरा, अपने शरीर के अंदर की जो हल्की सी ऊर्जा है, जो जीवंतता है, उसे महसूस करना, अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में। या फिर दिन में बस कुछ पल के लिए रुक जाना और अपनी सांस पर ध्यान देना, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अच्छा। या फिर अपने आसपास जो आवाजें हैं उन्हें सुनना, बिना उन्हें कोई नाम दिए, बिना कोई लेबल लगाए, बस सुनना। ये तरीके सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं। शायद इनकी यही सरलता और गहराई है जिसने इस किताब को इतना सफल बनाया। 1997 में जब ये आई थी, उसके बाद तो ये ग्लोबल फिनोमेनन बन गई। हाँ बिल्कुल, लाखों कॉपी बिकी। सुना है 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। हाँ, इसका असर वाकई बहुत बड़ा रहा है। ओपरा विन्फ्रे ने भी इसे बहुत प्रमोट किया था उनके बुक क्लब में। हाँ, और इसने ये जो माइंडफुलनेस मूवमेंट है आजकल, उसको भी कहीं ना कहीं काफी प्रेरणा दी है। यकीनन, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये भी सच है कि कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं किताब की। अच्छा, किस तरह की? कुछ लोगों को इसकी भाषा थोड़ी अस्पष्ट लगती है या थोड़ी रहस्यमयी टाइप की। हाँ। कुछ को लगता है कि जो मुख्य विचार हैं वो बार बार दोहराए गए हैं। अब ये कुछ पढ़ने वालों को शायद उबाऊ लग सकता है। हाँ। जबकि दूसरों के लिए शायद यही दोहराव उस संदेश को मजबूत करता हो। सही बात है। और सबसे बड़ी चुनौती शायद ये है कि वर्तमान में जीना सुनने में जितना आसान लगता है ना, हाँ, असल जिंदगी में उसे साधना, उसका अभ्यास करना, वो लगातार कोशिश मांगता है। वो इतना आसान नहीं है। ये तो है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं इस किताब से? क्या है वो की टेकअवेज? मेरे ख्याल से सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि हमारा ज्यादातर दुख, हमारी तकलीफें, वो काफी हद तक हमारे अपने मन की उपज हैं। मन का अतीत और भविष्य की कहानियों में उलझे रहना और उस ईगो से, उस झूठी पहचान से जुड़े रहना। और असली शांति, असली आजादी, उसका दरवाजा सिर्फ वर्तमान क्षण से ही खुलता है। द नाउ। इसके लिए मौजूदगी का अभ्यास करना, प्रेजेंस, जिसमें अपने विचारों को और उस पेन बॉडी को बिना उनसे उलझे देखना शामिल है। और जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करना, यानी समर्पण, सरेंडर। ये सबसे कारगर, सबसे जरूरी तकनीकें हैं। तो एखार्ट टोले की ये किताब वाकई एक बहुत अलग, एक शक्तिशाली नजरिया देती है कि कैसे हम अभी में जीकर एक ज्यादा शांत और भरपूर जीवन पा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हमारी इस रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सच में कुछ पल ऐसे निकाल सकते हैं जहां हम बस हों, बीइंग, बिना कुछ हासिल करने की कोशिश किए, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लेबल के। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं, अगर हम सच में वो पल ढूंढ पाते हैं, तो इसका हमारी जिंदगी के अनुभव पर, हमारे जीने के ढंग पर क्या गहरा असर पड़ेगा। ये सवाल, ये अपने आप में गहरी खोज है।